हेलो डियर बायोलॉजिस्ट, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर बायोलॉजिस्ट, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट जनन यानी कि रिप्रोडक्शन से पहला चैप्टर, पहला अध्याय, उसके पादप में लैंगिक जनन, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको हम बात करेंगे। और ये हमारा इस चैप्टर का पहला क्लास होगा, पहला वीडियो होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डियर बायोलॉजिस्ट इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं कि चैप्टर में क्या कहा जा रहा है और इस चैप्टर का मतलब क्या है, जो नाम यहाँ पर शीर्षक जो यहाँ पर दिया गया है उसका। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं परिचय। अगर हम डियर बायोलॉजिस्ट परिचय की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बताएंगे कुछ बेसिक। जितने भी पादप होते हैं, किसी भी पादप, किसी भी प्रकार का पौधा हो, किसी भी पादप में लैंगिक जनन करने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। पाई जाती है जिसे पुष्प कहते हैं। ओके, देखो हमें क्या बताया कि कोई भी पौधा हो, किसी भी प्रकार का पौधा हो, अगर उसमें लैंगिक जनन करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का पौधा हो उसमें अगर लैंगिक जनन करना है तो उस पौधे में एक संरचना का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है और उस संरचना को हम नाम देते हैं पुष्प। किसी भी पौधे में अगर पुष्प पाया जाता है तो वहां पर लैंगिक जनन संभव है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के पौधे में पुष्प पाया जाता है और जो हम पुष्प के पादप में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार का पादप है या फिर कौन सा पादप है जिसमें लैंगिक जनन संभव होता है। तो डियर बायोलॉजिस्ट, आगे हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, उन सभी पेड़ पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में, सभी को 5 भागों में बांटा गया है उनके विशेष लक्षणों के आधार पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो 5 भाग कौन से हैं, 5 डिवीजन कौन से हैं पौधों के, तो इसमें नंबर 1 पर आ जाता है आपका शैवाल। पहले नंबर पर आता है शैवाल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। दूसरे नंबर पर आता है आपका ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पर आता है टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर पर आता है आपका अनावृत्तबीजी, जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और चौथे नंबर पर आपका आता है आवृत्तबीजी, जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। इतना क्लियर हुआ? देखो अब क्या होता है, जो शैवाल होता है वो सबसे प्राचीन है, सबसे छोटा, सबसे कम लक्षण शैवाल में है। उससे ज्यादा एडवांस, उससे ज्यादा विकसित हमारा ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा से भी ज्यादा विकसित हमारा टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा से भी ज्यादा विकसित हमारा अनावृत्तबीजी है। इससे भी ज्यादा विकसित हमारा आवृत्तबीजी है, जिसको हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ?
अब हम बात करते हैं इनके लक्षण के। तो क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शैवाल में, तो शैवाल के क्या लक्षण होते हैं इनको भी देख लेते हैं। अगर हम शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल में जड़, तना, पत्ती के जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। जड़, तना, पत्ती के जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, ये हमारे शैवाल का लक्षण है। इसके बाद अगर इसी दूसरे लक्षण की बात करते हैं तो शैवाल एक कोष की भी हो सकते हैं और बहुकोष की भी हो सकते हैं। ठीक, अगर अगले लक्षण की बात करते हैं तो जो शैवाल होते हैं वो हमारे स्वपोषी होते हैं। अब इसके बाद अगर हम इसी की सीरीज में बात करते हैं ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो डियर बायोलॉजिस्ट, अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा के लक्षण के बारे में बात करते हैं, तो ब्रायोफाइटा के लक्षण में क्या होता है? जो जड़ होता है, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। और इसके साथ साथ इसमें पुष्प भी नहीं पाए जाते। जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन साथ साथ इसमें पुष्प भी नहीं पाए जाते और ना ही बीज पाई जाती है। फर्क शैवाल और ब्रायोफाइटा से केवल इतना है कि इसमें जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है, पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन इनके जैसी संरचना पाई जाती है। इनके जैसी क्या होती है? संरचना पाई जाती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो जड़ इसमें तो नहीं पाया जाता, लेकिन जड़ के जैसी संरचना जरूर पाई जाती है। और उस जड़ के जैसी पाई जाने वाली संरचना को हम मूलाभास यानी कि राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें तना तो नहीं पाई जाती, लेकिन तना के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम थैलस के नाम से जानते हैं। ठीक, पत्ती को भी हम वही कहते हैं। ये हमारा हो गया ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को टेरिडोफाइटा से कम विकसित क्यों किया गया, या फिर टेरिडोफाइटा को ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित क्यों कहा गया? अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जड़, तना, पत्ती क्या होती है? स्पष्ट नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन बीज बनते हैं। लेकिन पुष्प क्या होता है? और पुष्प नहीं बनते। ठीक, पुष्प नहीं बनते। अब थोड़ा सा इससे भी एडवांस, इससे भी ज्यादा विकसित की बात करते हैं, अनावृत्त बीज, जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम डियर बायोलॉजिस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जो कि ढेर सारा कैरेक्टर्स पाया जाता है उसमें, एक पूरे रूप से पौधे और एक का, यानी कि इसमें हम बात करते हैं जड़, तना, पत्ती एवं बीज पाई जाती है। और ये पूर्ण रूप से अस्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जड़, तना, पत्ती एवं बीज पाई जाती है, लेकिन पुष्प नहीं पाए जाते। थोड़ा सा अफसोस करना पड़ेगा, पुष्प नहीं पाए जाते। बायोलॉजिस्ट इतना क्लियर हो गया कि अगर हम शैवाल के बारे में बात करते हैं तो शैवाल में जड़, तना, पत्ती के जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती और साथ में इसमें पुष्प और बीज भी नहीं पाए जाते। वहीं पर अगर हम इससे थोड़ा सा विकसित, थोड़ा सा एडवांस ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो जो ब्रायोफाइटा होता है वो शैवाल से ढेर सारा विकसित होता है। इसमें जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन जड़, तना, पत्ती के जैसी संरचना जरूर पाई जाती है। जड़ के जैसी पाए जाने वाली संरचना को हम
मूलाभास यानी कि राइजोइड्स के नाम से जानते हैं। और वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो तना नहीं पाई जाती, लेकिन तना के जैसे पाए जाने वाली संरचना को हम थैलस के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, ना तो बीज पाया जाता है ना ही पुष्प पाया जाता है। वहीं पर अगर हम इससे थोड़ा सा ढेर सारा विकसित अगर बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, जिसको हम इंग्लिश में भी टेरिडोफाइटा कहते हैं, तो टेरिडोफाइटा जो होता है वो ब्रायोफाइटा से ढेर विकसित होता है। और उसमें जड़ तना पट्टी के जैसी कोई भी स्पष्ट संरचना तो नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा एडवांस होता है ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा से ज्यादा विकसित, ज्यादा एडवांस जो होता है वो हमारा होता है अनावृतबीजी, जिसको हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो डियर बायोलॉजिस्ट, जिम्नोस्पर्म एक ऐसा प्लांट है जहां पर जड़, तना, पत्ती एवं बीज पाई जाती है और ये सभी अस्पष्ट होती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें पुष्प की संरचना नहीं पाई जाती है। अब अगर हम बात करते हैं इन चारों से ज्यादा विकसित जिसमें सब कुछ पाया जाता है, वो हमारा अपना एंजियोस्पर्म, जिसको जिसको आवृतबीजी पादप के नाम से जानते हैं। तो आवृतबीजी पादप एक ऐसा पादप है जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं जड़, तना, पत्ती, बीज एवं पुष्प पाया जाता है। जड़, तना, पत्ती एवं पुष्प पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम आपको बताएं कि जो पुष्पी पादप में लैंगिक जनन है वो किस प्रकार का पादप है, तो वो हमारा जिस पादप में पुष्प उपस्थित होता है, इन चारों को छोड़ते हैं, इसमें पुष्प नहीं पाया जाता, इसमें भी पुष्प नहीं पाया जाता, इसमें भी पुष्प नहीं पाया जाता और इसमें भी पुष्प नहीं पाया जाता है, तो इन चारों को हम क्या करेंगे कि इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। ठीक है, पुष्प नहीं पाया जाता तो लैंगिक जनन भी नहीं होगा। जिस पौधे में पुष्प पाया जाता है, जिस भाग में पुष्प पाया जाता है, उसे हम कहेंगे कि इसमें लैंगिक जनन संभव है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जो आवृतबीजी पादप होता है जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं पुष्प जैसी संरचना पाई जाती है, उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन संभव होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, दूसरे पॉइंट में कहेंगे तो हम यहां पर लिखते हैं दूसरा पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि आवृतबीजी पादप में, आवृतबीजी पादप में लैंगिक जनन संभव है। आवृतबीजी पादप में ही लैंगिक जनन संभव है, उसके अलावा किसी और भी पादप में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। डियर बायोलॉजिस्ट, मैं ऐसा करता हूं कितना आप समझ गए होंगे। चलते हैं इसकी आगे की। अब हम बात करते हैं पुष्प की संरचना के बारे में, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आवृतबीजी पादप के पुष्प की संरचना बनाइए या फिर पुष्प की संरचना बनाइए। अभी हम बात करेंगे पुष्प की संरचना, यानी कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एक पुष्प की संरचना कैसी होती है, क्या क्या उसमें देखने को मिलता है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। ये हम बना रहे हैं एक पुष्प, अभी इस पुष्प के सभी भागों के नाम लिख देते हैं हम। जो सबसे बाहर ये दिखाई दे रहा है पत्ते की जैसी संरचना, इसको हम कहते हैं पंखुड़ी, इसको कहते हैं हम पंखुड़ी। ठीक, इसके बाद ये नीचे जो होता है इसको हम कहते हैं दल, बाह्य दल, बाह्य दल। ठीक, उसके बाद अगर यहां पर बात करते हैं, ये जो बीच में है इसको हम कहते हैं, ये हमारा है वर्तिका। इसके नीचे ये हमारा है वर्तिकाग्र।
और इसके नीचे ये हमारा है अंडाशय। अंडाशय। उसके बाद अगर हम इधर बात करते हैं तो ये हमारा है परागकोश। ठीक, परागकोश। और ये है हमारा डंठल तंतु। और इन दोनों को हम मिलाकर कहें तो इसको हम कहते हैं पुंकेसर। इन दोनों को अगर हम मिलाकर कहें तो इसको कहते हैं पुंकेसर। और अगर इसका हम इंग्लिश में नाम दें तो इंग्लिश में नाम इसका क्या हो जाता है उसको भी देख लीजिए थोड़ा सा आप। तो मेन पार्ट इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सेपल। ये हमारी एक पुष्प की संरचना है। ठीक, जहां पर हमने देख लिया सभी पुष्प के सभी भागों को। अब यहां पर बात करते हैं कि पुष्प में कितने प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। तो हमारे पुष्प में 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। पुष्प में क्या होता है, 2 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। पहला जो चक्र होता है वो हमारा होता है आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र जिसको हम कहते हैं नेसेसरी वर्ल। क्या कहते हैं इसको, नेसेसरी वर्ल कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है अनावश्यक। अनावश्यक या सहायक चक्र। अनावश्यक या सहायक चक्र जिसको हम कहते हैं एसेसरी वर्ल। ठीक, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करते हैं डियर बायोलॉजिस्ट, तो पुष्प के 2 चक्र होते हैं, एक आवश्यक एक अनावश्यक। तो आवश्यक चक्र में क्या आता है और अनावश्यक चक्र में क्या आता है। ठीक, आवश्यक चक्र में क्या आता है और अनावश्यक चक्र में क्या आता है। तो अगर हम आवश्यक चक्र की बात करते हैं तो यहां पर आपको आवश्यक चक्र में मिल जाएगा कार्पेल और स्टामेन। कार्पल और स्टामेन आपको मिल जाएगा आवश्यक चक्र में। अब अगर हम बात करते हैं कार्पल की, तो कार्पल में ये जो तीनों आते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय कार्पल में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मादा जनन भाग। मादा जनन भाग में आपको वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय आ जाएंगे, जिसको कार्पल कहते हैं। दूसरा होता है स्टामन, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर क्या होता है, वो हमारा नर जनन होता है, नर जनन भाग। ठीक है, तो स्टामेन जो होता है वो होता है हमारा नर जनन भाग। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो पुष्प के 2 चक्रों में से एक आवश्यक चक्र और एक अनावश्यक चक्र होता है। और आवश्यक चक्र में हमारा आता है कार्पेल और स्टामेन। कार्पेल जिसको हम कहते हैं मादा जनन भाग, स्टामेन जिसको हम कहते हैं नर जनन भाग। तो नर जनन भाग और मादा जनन भाग किसी भी पुष्प में वो आवश्यक चक्र के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डियर बायोलॉजिस्ट अनावश्यक चक्र की, जिसको हम सहायक चक्र के नाम से जानते हैं, वो सहायक चक्र कौन कौन से हैं। तो सहायक चक्र में हमारा आ जाता है बाह्य दल और पंखुड़ी, जिसको हम दल पुंज के नाम से भी जानते हैं। तो अनावश्यक चक्र में हमारा क्या आ जाता है, बाह्य दल और पंखुड़ी। बाह्य दल और पंखुड़ी हमारा अनावश्यक चक्र में आ जाता है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, पहला क्या है आवश्यक, दूसरा है अनावश्यक। इतना पहले तो आप नोट कर लीजिए। आवश्यक चक्र में आपका मादा जनन भाग और नर जनन भाग आता है। मादा जनन भाग में आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय आता है। नर जनन भाग में आपको मिल जाएगा पुंकेसर, जिसमें परागकोश और डंठल तंतु लगे होते हैं। अनावश्यक चक्र जिसको सहायक चक्र कहते हैं, उसमें आपका बाह्य दल और पंखुड़ी आ जाएंगे, जिसको दल के नाम से जानते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और अब बायोलॉजिस्ट अभी हमने देखा पुष्प की संरचना कैसी होती है और इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं।
अब हम बात करेंगे पुष्प के प्रकार के बारे में। पुष्प के प्रकार यानी कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो डियर बायोलॉजिस्ट, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो पुष्प होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले नंबर पर आता है आपका पूर्ण पुष्प, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर, और दूसरे नंबर पर आता है आपका अपूर्ण पुष्प, जिसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे और अपूर्ण पुष्प किसे कहेंगे। देखो, अगर हम पूर्ण पुष्प की बात करते हैं और अपूर्ण पुष्प की बात करते हैं तो दोनों में फर्क जो है वो थोड़ा सा है। जैसे कि अभी हमने आपको यहां पर लिखकर बताया कि पुष्प के 2 चक्र पाए जाते हैं, एक आवश्यक चक्र और दूसरा अनावश्यक चक्र। आवश्यक चक्र में हमने आपको बताया कि नर जनन भाग और मादा जनन भाग पाया जाता है, यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय जो कि मादा जनन भाग है और पुंकेसर नर जनन भाग होता है। उसके बाद हमने आपको अनावश्यक, जिसको सहायक चक्र कहते हैं, उसको बताया कि जो दलपुंज होता है या फिर जिसको पंखुड़ी कहते हैं, और दूसरा जो होता है बाह्य दल जो होता है वो अनावश्यक यानी कि सहायक होता है। तो ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर, ठीक है, स्त्री केसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल जिसको पंखुड़ी कहते हैं, बाह्य दल सभी पाए जाए, यानी कि पुंकेसर, स्त्री केसर, दल, बाह्य दल सभी पाए जाए, वह पुष्प होता है हमारा पूर्ण पुष्प। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल, बाह्य दल जिसमें पाया जाए वो पूर्ण पुष्प होता है। अब आपने स्त्री केसर के बारे में नहीं सुना होगा। स्त्री केसर को हम कार्पेल कहते हैं। स्त्री केसर के अंदर आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय आता है। पुंकेसर के अंदर आपका परागकोश आता है, जिसमें परागकण भरा हुआ होता है। दल जो पुष्प की शोभा बढ़ाने के लिए होता है, जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं लाल, पीली, नीली, वो आपका दल होता है, जिसको पंखुड़ी कहते हैं। बाह्य दल जो पुष्प पर सबसे नीचे पाया जाता है, जिसको हम बाह्य दल कहते हैं, और ये हरे रंग का संरचना होता है। उसके बाद बात करते हैं अपूर्ण पुष्प। बायोलॉजिस्ट, अब अगर हम बात करते हैं आखिरी प्रकार पुष्प का, जिसको अपूर्ण पुष्प कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। तो इनकम्प्लीट फ्लावर में आपके ये जो 4 चक्र होते हैं पुष्प के, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल, बाह्य दल, इसमें से कोई एक अनुपस्थित होगा। ठीक है, अनुपस्थित होगा। ठीक है, पुंकेसर, स्त्री केसर, दल, बाह्य दल में से कोई एक क्या होगा? अनुपस्थित होगा, या फिर एक से अधिक भी अनुपस्थित होगा, तो उस पुष्प को हम कहेंगे अपूर्ण पुष्प। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।